समाज को बदलने की बात हर कोई करता है, उसके साथ ही पर्यावरण और प्रकृति के संरक्षण संवर्धन की बात हर कोई करता है, लेकिन अक्सर ये बातें ज़मीनी स्तर पर पूरी होती हुई नहीं दिखती हैं। पर कुछ ख़ास लोग ऐसे होते हैं जो न केवल बातें करते हैं, इस पर विचार करते हैं, बल्कि ऐसा कुछ कर दिखाते हैं जो लोगों से हटकर होता है। और ऐसा ही कुछ बस्तर संभाग के जगदलपुर इलाके में हुआ है। इससे पहले कि हम आपको इसके बारे में और जानकारी दें, सबसे पहले आइए हम देखते हैं ये रिपोर्ट। आज पर्यावरण पर घोर संकट है। न केवल नदियां प्रदूषित हो रही हैं, बल्कि सूखती भी जा रही हैं। जंगलों में आग लगाई जा रही है। जंगल कटते और घटते चले जा रहे हैं। ऐसे में बहुत कम लोग हैं जो पर्यावरण को सहेजने और उसे बचाने में लगे हैं। अधिकांश तो जिंदगी को आसान बनाने के लिए अस्थायी विकल्प का सहारा ले रहे हैं। ऐसे वक्त में एक प्रेरणादायी खबर हम सब के लिए है। हाल ही में छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले के जगदलपुर शहर में अक्षय ज्योति निवास चर्चा का विषय बना हुआ है। ऐसा हो भी क्यों ना, आखिर यह घर सबसे हटकर है। एक ऐसा घर जिसे इको फ्रेंडली बनाने का सपना बुना गया। फिर इस सपने को पूरा करने के लिए परिवार ने प्रयास शुरू किया। 1500 वर्ग फीट में तैयार इस घर में अर्थ एयर टनल, टर्बो फैन, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, रूफटॉप सोलर वाटर हीटर, एएसी ब्रिक्स, स्काईलाइट और होम ऑटोमेशन के साथ ही किचन वेस्ट से कंपोस्टर बनाने का पूरा ख्याल रखा गया। 2020 का यह सपना लगभग 3 साल में पूरा हुआ। इन सब खूबियों के चलते अक्षय ज्योति निवास को छत्तीसगढ़ की पहली 5 स्टार ग्रीन बिल्डिंग की रेटिंग स्वगृहा द्वारा प्रदान की गई। यह सिलसिला यहीं से शुरू नहीं हुआ था। इसकी शुरुआत हुई थी सौरभ और निशी के विवाह से, जिसे इको फ्रेंडली बनाने का पूरा प्रयास किया गया और सफलता भी मिली। सब कुछ जानेंगे विस्तार से आशुतोष प्रसाद की सौरभ मोतीवाला से इस बातचीत में। आप देख रहे हैं टास्क न्यूज। अभी आपने ये रिपोर्ट देखी और निश्चित रूप से आप समझ गए होंगे कि आज हम किस विषय पर बात करने जा रहे हैं। नमस्कार, मेरा नाम है आशुतोष प्रसाद और आज हमारे साथ हैं ग्रीन बिल्डिंग के सपनों को पूरा करने वाले, आईआईटी और एनर्जी कंजर्वेशन में शोध कर रहे, ग्रीन हाउस में 5 स्टार रेटिंग का खिताब पाने वाले हमारे साथ सौरभ मोतीवाला जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार सर। और सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाइयाँ आपको। धन्यवाद सर, और आपका भी धन्यवाद। आपने इस मंच पे मुझे लाया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सर, जब आपको सूचना मिली कि आपके मेहनत को, आपके इस ग्रीन हाउस को 5 स्टार रेटिंग मिला है, तो कैसा आपको महसूस हुआ? सबसे पहले तो आप ये बताएं। देखिए, काफ़ी इमोशनल मोमेंट रहा वो, और क्योंकि पिछले 3-4 साल से जब से हमने इस बारे में सोचा था, तो एक प्रयास था हमारा कि हम जो बेस्ट में बेस्ट हम सर्टिफिकेशन पा सके, रेटिंग पा सके, उसका हम प्रयास करेंगे। पर हम कभी ये नहीं आया माइंड में कि हमको 5 स्टार ही चाहिए। बट जब वो मिल गया तो ऐसा लगा कि ये एक ऐसी चीज़ है जो जिससे हम और ज़्यादा से ज़्यादा इस फील्ड में जो हम चाहते हैं अवेयरनेस करना, वो हम कर पाएंगे। तो उसको लेकर मैं काफ़ी खुश था और काफ़ी इमोशनल भी था। दोनों एक साथ मेरे इमोशंस रहे। जी। ये जो ग्रीन हाउस को रेटिंग दिया जाता है, ये इसका कैसे चयन होता है? थोड़ा सा इस बारे में बताएं जो आपकी जानकारी में। देखिए, ये जैसे हमने जो सर्टिफिकेशन लिया है वो गृहा का सर्टिफिकेशन लिया है। गृहा एक ग्रीन बिल्डिंग सिस्टम, रेटिंग सिस्टम है जो भारत सरकार द्वारा जो MNRE है, मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी, उनके द्वारा प्रमाणित एक रेटिंग सिस्टम है। इंडिया का खुद का ग्रीन बिल्डिंग रेटिंग सिस्टम। अच्छा। उनके तहत, ये रेटिंग सिस्टम के तहत काफ़ी चेकलिस्ट होती है जिसमें ये बताया जाता है कि आपका घर कैसा होना चाहिए, ऊर्जा के पैमाने पर, पानी बचत के पैमाने पर, वेस्ट मैनेजमेंट के पैमाने पर, और जो आप मटेरियल यूज़ कर रहे हैं कंस्ट्रक्शन के लिए उसके पैमाने पर। तो ये चेकलिस्ट होती है जो मुझे, क्योंकि मैं इसी फील्ड से पिछले 1 दशक से जुड़ा हुआ हूँ, तो मेरे मन में था कि जब मैं लोगों तक पहुंच के लोगों को कहता हूं, एक प्रकार से सलाहकार के रूप में, कंसल्टेंट के रूप में लोगों को बताता हूं कि आपका ये होना चाहिए, तो मैंने सोचा कि क्यों ना मेरा भी घर ऐसा ही हो जिसके बारे में मैं लोगों को सलाह देता हूं। तो शुरू से जब ये दिमाग में आया कि नया घर बनना है, तो हमने
इस बात का ध्यान रखा कि हमको इस रेटिंग सिस्टम के तहत हमारे घर को बनाना है। उसकी चेकलिस्ट जितनी हो सके, जितनी पॉसिबिलिटी है, हम ज़्यादा से ज़्यादा उसमें जो पैमाने हैं, पैरामीटर्स हैं, उसको हम अटेम्प्ट करें। और मुझे बहुत खुशी है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा उसमें मैक्सिमम मार्क्स अचीव कर पाएँ। जी, सवाल तो काफ़ी सारे हैं, लेकिन मुझको ऐसा लगता है कि दर्शक भी शायद ये जानना चाह रहे होंगे कि एक सामान्य जो घर बनाया जाता है और जो ग्रीन हाउस बनाया जाता है, क्या बेसिक फ़र्क होता है इसमें? देखिए, फ़र्क तो मतलब बहुत ज़्यादा नहीं होता है। एक जो मैं ग्रीन की बात जब हम करते हैं, आजकल काफ़ी लोग इसके बारे में चर्चा भी कर रहे हैं, और जलवायु परिवर्तन का जो प्रभाव है आज बस्तर ही नहीं, बाकी बड़े शहरों में आप कहीं पे भी देखिए, देश विदेशों में इसका प्रभाव देखा जा रहा है। तापमान बढ़ते जा रहे हैं जो हमने कभी सोचा नहीं था। बारिश असीमित तौर पे आ रही, हवा आंधी तूफान भी बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो ये एक साइंटिफिक चीज़ें हैं जिसका ये प्रभाव आ ही रहा है आज नहीं तो कल। तो जब हम देखते हैं ग्रीन की बात जब हम करते हैं, तो मैं एक चीज़ बोलता हूँ कि हमको कॉन्शियस हो जाना है। कॉन्शियस हो जाने का मतलब ये है कि हमको समझना है कि जो भी मैं चीज़ कर रहा हूँ, जो भी मैं एक्शन ले रहा हूँ, उसका पर्यावरण पे क्या इम्पैक्ट आएगा। तो जब हम ये करते हैं तो ये जो ग्रीन वाला जो एंगल है एक घर से जुड़ा हुआ, वो हम उसको अमल में ला पाते हैं। तो जैसे कि मैंने बात की, इसमें अलग अलग पैमाने रहते हैं। पहला पैमाना अगर पानी की हम बात करें तो पानी हर कोई जानता है कि बहुत अब बेशकीमती एक चीज़ हो गई, रिसोर्स हो गया है। तो उसके लिए हमने रेन वाटर हार्वेस्टिंग का यूज़ किया है, जो बहुत ही बेसिक है। बट देन रेन वाटर हार्वेस्टिंग के साथ साथ हम पानी को फिल्टर करके उसको स्टोर भी कर रहे हैं, और स्टोर करने के बाद फिर हम गार्डनिंग और बाकी चीज़ों में यूज़ कर रहे हैं। प्लस जो हमारा ग्राउंड वाटर है, ग्राउंड वाटर को रिचार्ज करने के लिए भी एक रिचार्ज पिट बनाया गया। तो जो वो रेन वाटर जो मेरा एक्सेस हो जा रहा है जो स्टोर करने के बाद, उसको मैं वापस से भूजल में उसको डाल रहा हूँ वापस से। अच्छा, तो ये एक पूरा एक प्रक्रिया हो गई पानी को लेकर के। सिमिलरली अगर ऊर्जा की बात करें, लाइट की, जैसे आप दिन में भी हम बैठे हैं, तो हम कम से कम लाइट का यूज़ करें, क्योंकि घर का जो मॉडल है, जो आर्किटेक्चर है, वो इस तरीके से है कि ज़्यादा से ज़्यादा डे लाइट हमारे पास आती है। तो डे लाइट आने की वजह से हमको, नेचुरल डे लाइट आने की वजह से हमको दिन में लाइट की ज़रूरत नहीं पड़ती। फिर जब हम अप्लायंस लेने जाते हैं, फॉर एग्जांपल पंखा लेने जा रहे हैं, या और भी हम एसी ले रहे हैं, या कोई भी चीज़ ले रहे हैं, उसमें गवर्नमेंट खुद प्रमाणित करती है ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी द्वारा कि ये इसका स्टार रेटिंग क्या है। उसमें भी आप देखेंगे तो एक स्टार मार्क लगा होता है। तो हमने 5 स्टार रेटेड ही अप्लायंसेस लेने का प्रयास किया। प्लस जो हमारी ऊर्जा खपत है वो हम सोलर रूफटॉप के माध्यम से पूरा कर रहे हैं। फिर जो गर्म पानी की रिक्वायरमेंट होती है, वो उसके लिए सोलर वाटर हीटर लगा हुआ है हमारे यहाँ। फिर जो अलग अलग मटेरियल्स जो हम बात करते हैं, जैसे हमने घर बनाने के लिए लाल ईंटों का प्रयोग नहीं किया, उसके लिए एनवायरमेंटल फ्रेंडली ब्रिक्स आते हैं, एसी ब्लॉक्स जो आते हैं, उस पे वो हमने लगाया है। वेंटिलेशन के लिए हम यूज़ कर रहे हैं, वो है अंडरग्राउंड अर्थ एयर टनल, जो जिससे हम क्या कर रहे हैं कि धरती के नीचे एक जो कांस्टेंट टेम्परेचर मेंटेन रहता है थ्रू आउट द ईयर, उसको हम यूज़ कर रहे हैं, और काफ़ी नेचुरल तरीके से हमारे नीचे जो रूम्स हैं उसको हम तो उसमें ठंडक पहुंचा रहे हैं। आपने जो लाल ईंट से हटकर जो एसी ब्रिक्स की बात की, तो वो उसकी उपलब्धता यहीं थी, आपने उसको बाहर से मंगाया, इसके बारे में थोड़ा सा बताएं। देखिए, उस समय जब हम काम कर रहे थे इस पे, तब ये ब्रिक्स यहाँ उपलब्ध नहीं थे, हमने बाहर से ही उसको प्रोक्योर किया। बट आज के समय एक ये भी मुझे बहुत खुशी होती है जान करके कि आज के समय में इस ब्रिक्स के बारे में काफ़ी अवेयरनेस हो गई है, और आज ये ब्रिक्स की ट्रेडिंग हो रही है, और जो बड़े से बड़े यहाँ पे कंस्ट्रक्शन से संबंधित लोग हैं वो इसको रेकमेंड कर रहे हैं कि आप इसको घरों में लगाइए। अक्सर हम देखते हैं कि घरों के निर्माण में लाल ईंट का प्रयोग किया जाता है, लेकिन जैसा कि हमें जानकारी मिली है कि एएसी ब्रिक्स ये किस तरह की ईंटें हैं, और इससे किस तरह का फ़ायदा होता है ग्रीन हाउस के प्रयोग? देखिए, ये अगेन एक साइंटिफिकली प्रूवन है ये फैक्ट कि एक तो इंसुलेशन बहुत अच्छा मिलता है, ये ब्रिक से बहुत ज़्यादा हीट अंदर नहीं आती है। मॉइस्चर एब्जॉर्प्शन भी बहुत ज़्यादा नहीं होता है, खास बहुत जगह हम देखते हैं कि सीलन बहुत जल्दी आ जाती है लाल ईंटों में, तो इसके कंपैरिजन में ये थोड़ा कम इसका मॉइस्चर एब्जॉर्प्शन रहता है। प्लस इजी टू कंस्ट्रक्ट है, जैसे हम नॉर्मल लाल ईंटे की बात करें, उसमें जो मेहनताना जो लगता है लेबर्स का, वो इसमें कम हो जाता है, क्योंकि ये ब्रिक्स
बड़े भी होते हैं और आप इजीली उसको उठा भी सकते हैं। जी। तो जो लेबर टाइम है वो भी बहुत ज़्यादा रिड्यूस हो जाता है। और लाल ईंट से ये महंगा है कि लगभग? हाँ, लाल ईंट से ये थोड़ा महंगा पड़ता है, बट अभी जैसे मैंने बोला साल दर साल उनकी कॉस्ट भी कमी आ रही है। और जो लाल ईंटों का, क्योंकि वो जो उसका प्रोसेस है उसी में ही इतना ज़्यादा लेबर लग जाता है लाल ईंटें बनाने में कि वो उसकी कॉस्टिंग साल दर साल बढ़ती ही जा रही है। तो उसके लिए मिट्टी का भी खनन बहुत करना पड़ रहा है। राइट। खेतों के तो भी एक नुकसान ही है। नुकसान है। तो अगर हम आज के समय में भी बात करेंगे तो लगभग मेरे ख्याल से 5-10% एक फिगर जो हम समझ पा रहे हैं वो एक एक्स्ट्रा आपको इसमें देना पड़ता है। बट मैं समझता हूँ आने वाले 2-5 साल में ये भी लगभग बराबर ही होने लेकिन उसका फायदा भी तो काफी है सर। जी जी बिल्कुल है। जितना एक्स्ट्रा लगेगा उससे कहीं ज्यादा फायदा उम्र भर के लिए है। बिल्कुल है, बिल्कुल है। वही जब हम अगर बहुत लोग मुझसे पूछते हैं कि कॉस्टिंग के मामले में ग्रीन बिल्डिंग और नॉर्मल बिल्डिंग में क्या है, तो मैं उनको यही चीज़ कहता हूँ कि जो नॉर्मल कोई भी हम घर खरीद रहे हैं वो जो हम निवेश कर रहे हैं वो एक समय का निवेश नहीं है, क्योंकि मैं उस घर को एक 10-15 साल के हिसाब से मैं उसको बना रहा हूँ। तो अगर पहले ही साल में अगर मैं थोड़ा सा ज़्यादा भी पैसे दे रहा हूँ वो कॉम्पनसेट तब हो जाता है जब 10 साल या 5 साल के बाद मैं दोनों घर को कंपेयर करता हूँ। जो नॉर्मल घर है उसमें आपकी ऊर्जा की खपत बढ़ जाएगी, क्योंकि आपने उसको इस तरीके से बनाया कि उसका कंजम्पशन बढ़ने ही वाला है, गर्म होने ही वाला है। और बिजली के बिल्स आपको पता है कि वो बढ़ते ही जा रहे हैं, क्योंकि उसमें हमारा कंट्रोल है नहीं। कोयला महंगा होता जा रहा है, बिजली उत्पादन महंगी होती जा रही है, तो आपका वो जो एनर्जी कॉस्ट है और पानी की उपलब्धता है वो कम होते जा रही है दिन पे दिन, और बिजली की जो रिक्वायरमेंट है वो बढ़ती जा रही है। तो 5 साल के बाद जब आप खड़े होकर कंपेयर करते हैं तो आपको निश्चित तौर पे ये ग्रीन बिल्डिंग आपको एक बहुत ही कॉस्ट इफेक्टिव एक समझ में आएगा कि कॉस्ट इफेक्टिव एक सॉल्यूशन है ग्रीन जाना। अभी आपने बिजली की बात की तो मेरे ध्यान में बात आई, आपके घर बिजली का मीटर लगा है कि नहीं? हाँ, बिजली का मीटर ज़रूर लगा है, क्योंकि एक बैकअप के तौर पे हमको ज़रूरत होता ही है। और ख़ासकर रात के समय में जब सौर ऊर्जा की उपलब्धता नहीं होती है तो इसकी ज़रूरत पड़ती है। और एक ग्रिड कनेक्शन भी एक रिलायबल सोर्स है जो रिकमेंडेड है, होना ही चाहिए घरों में। मैं दर्शकों से एक बात और बताना चाहूँगा कि जब हम सर जी का इंटरव्यू लेने के लिए पहुँचे तो यहाँ जितनी रिक्वायरमेंट्स थी आपस में बैठकर बातचीत करने के लिए काफ़ी थी, लेकिन जब हम कैमरे पे शूट करते हैं तो हमें अतिरिक्त लाइट की ज़रूरत होती है, तो उसके लिए हमने यहाँ कृत्रिम लाइट का सहारा लिया है। बाकी ऐसे ज़रूरत नहीं है, ताकि आपको क्लियर सर दिख सके, हमारा ये पॉडकास्ट आपको दिख सके। सर, धरती के तापमान को किस तरह से यूज़ करके घर को ठंडा रखने की बात की जा रही है? सर, धरती का जो तापमान है एक कांस्टेंट टेम्परेचर मेंटेन होता है। अगर 15-20 फीट के हम नीचे जाते हैं तो उसमें हमने क्या किया है कि बेसिक जो पीवीसी की पाइप्स होती है जो प्लम्बिंग में भी यूज़ होती है वो हमने डाली है नीचे। वो थ्रू आउट हमारे घर में फैली हुई है, पूरे घर का जो एरिया है, बिल्टअप एरिया, और उसमें जगह जगह पे हमने आउटपुट दिया हुआ है ताकि वो मतलब जो भी ठंडी हवा जो ठंडी हो रही है, रूम्स बने हैं, हाँ, नीचे ग्राउंड फ्लोर के जितने रूम्स हैं, अच्छा। उसमें एक आप सामने की तरफ जो हम सर दिखाएंगे वीडियो में, तो उसमें आप देख पाएंगे कि वहाँ से हम सक कर रहे हैं। अच्छा। बहुत बेसिक तरीका है जो हम वेंटिलेशन फैंस यूज़ करते हैं, उसी से वो बाहर की हवा हम उसको अंदर ले रहे हैं पाइप में, और पाइप के थ्रू वो नीचे धरती पे जा रही है। जो धरती का जो तापमान जो बरकरार रहता है, मैंने जैसे बताया, वो असीमित ऊर्जा का सोर्स है, इनफाइनाइट एनर्जी है, और टेम्परेचर वहाँ बरकरार ही रहेगा, कितना भी आप उसमें हीट डाल दो। अगर ये तो हमारा बहुत मामूली सा हीट है जो इसमें जाएगा। और उसके चारों तरफ जैसे मैंने बताया कि हमने रेती, मॉइस्चराइज रेती, और उस तरीके से उसको ढका है वो पाइप को, तो हमेशा वो वहाँ पे मॉइस्चर मेंटेन रहता है और एक वो तापमान बरकरार करता है। तो जो हवा जो हमने सक की बाहर से, वो ठंडी होके वापस हमें रूम्स में मिल जाती है। ये अर्थ एयर टनल है। तो अर्थ एयर टनल का जो मैंने कंसेप्ट बताया था कि धरती के अंदर का जो तापमान है उसको हम यूज़ करके हवा को ठंडा कर रहे हैं। तो जैसे आप देखेंगे यहाँ ये जो चैनल बना हुआ है, यहाँ से हवा अंदर आ रही है, यहाँ पे फ़ैन लगा हुआ, इससे हवा सक हो रही है और ये पाइप के माध्यम से धरती के नीचे जा रही है, और यहाँ से सर्कुलेट होते हुए बाकी जो हमारे अंदर के जो 2-3 रूम्स हैं वहाँ पे ये हवा जा रही है, और वहाँ वो हवा को हम खींच रहे हैं। तो यहाँ से ये गर्म हवा जा रही है, अंदर ठंडी हो रही है, और वहाँ हमको ठंडी हवा मिल रही है। जो मैंने बताया, वहाँ से जो गर्म हवा हमने अंदर ली थी उसको ठंडा होके यहाँ पे ये हमको ठंडी हवा वापस मिल रही है, और ये पूरे एरिया में फैल रही है। तो वो अगर एक प्रकार से हम बोल सकते हैं अर्थ एयर टनल का इनलेट था जो आपने पहले देखा, ये आउटलेट है। तो ऐसे 2-3 आउटलेट्स और बने हुए हैं घर में,
जिससे हम तापमान को बरकरार रख पा रहे हैं। तो ये बहुत ही बेसिक इंजीनियरिंग का कंसेप्ट है जो हमने इस्तेमाल में लाया, और अभी आप महसूस भी करेंगे यहाँ पे तापमान जो है वो एक कंफर्टेबल उसमें बना हुआ है। तो ये हमारा एक प्रयास था जिसको हम करने में मैं समझता हूँ थोड़ा बहुत सफल हो पाए हैं इसको, और एक अवेयरनेस भी है कि हम नेचुरल जो हमारा चीज़ है उसको हम यूज़ करें, और एसीज और बाकी जो एनर्जी इंटेंसिव जो हम बोलते हैं कि बहुत ज़्यादा ऊर्जा का यूज़ होता है उसको हम बचा पा रहे हैं। बचा पाए। टर्बो फैन की बात हम सुनते हैं और अक्सर हम फैक्ट्रीज़ में या ऐसी जगहों पर उसका उपयोग देखते हैं। आम जो जन है जब वो उस टर्बो फैन को देखता है तो उसके मन में एक बात ज़रूर उत्पन्न होती है, ये बिजली से चलता है या ऑटोमेटिक इसको हवा का जो गति है वो उपयोग करने के सक्षम बनाता है। थोड़ा इस बारे में बताएंगे जिसका उपयोग आपके यहाँ इस ग्रीन हाउस में हुआ है। जी, अगेन ये बहुत ही बेसिक साइंस का प्रयोग यहाँ मैं बोलना चाहूँगा कि हमारे घर में हमने क्रॉस वेंटिलेशन का काफ़ी ध्यान दिया है। तो अब हमको पता है कि अगर हवा ठंडी होगी तो नीचे की तरफ बैठेगी और गर्म हवा है वो ऊपर की तरफ जाएगी। तो इसी कंसेप्ट पे हमने इसको डिज़ाइन किया है। और टर्बो फैन जो आपका सवाल था वो बिजली से नहीं चलता है, वो नेचुरल ही चलता है, नेचुरल कन्वेक्शन से ही चलता है। तो जो गर्म हवा है घर की वो धीरे धीरे ऊपर की ओर बढ़ने लगती है, और जो हवा की जो गति ऊपर है उससे भी थोड़ा बहुत वो जो रोटेशन मिलता है उससे वो ऊपर की तरफ हवा को खींचता है, और जो नीचे जो क्रॉस वेंटिलेशन हमारा बना हुआ है उससे ये ठंडी हवा रिप्लेस हो जाती है, जो गर्म हवा ऊपर गई है। तो एक हमारा टेम्परेचर भी मेंटेन रहता है। ये बेसिक सा टर्बो फैन है जिसमें गर्म हवा घर की जो है वो एक तरफ आ करके ये ऊपर की ओर चला जाती है। ये नेचुरली घूमता है, नेचुरल कन्वेक्शन जो होता है जिससे क्या होता है कि गर्म हवा हमेशा ऊपर की तरफ आती है। तो ये फ़ैन की मदद से हवा बाहर की ओर चले जाती है, और जो ठंडी हवा जो क्रॉस वेंटिलेशन से आ रही है वो उसको वो रिप्लेस कर देती है। तो घर में हमेशा एक ठंडी हवा का प्रभाव बना रहता है। और घर की बात जब हम करते हैं ना सर, तो एक जो हमारा बॉडी के जो अंग हैं जैसे एक तरीके से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, उसी तरीके से जो हमने बिल्डिंग साइंस भी मैंने पढ़ी वहाँ हमको बताया गया था कि ये जो आपका घर है वो भी एक प्रकार से एक लाइव स्रोत है आपके घर की जैसा, आपके शरीर के जैसा, जिसके हर एक अंग एक दूसरे से हमेशा जुड़े होने चाहिए, कोऑर्डिनेशन बना होना चाहिए। तो आप हमारे घर में देखेंगे, ऊपर भी आप जब देखेंगे तो एक दूसरे से एक जुड़ाव का महसूस है। और जब हम परिवार में भी रहते हैं तो हम चाहते हैं कि एक दूसरे से जुड़े रहें। आजकल जो घर बन रहे हैं वो एक क्लोज्ड आप देखेंगे चेम्बर्स बन गए हैं, उसमें लोग एसी लगा के अपने प्राइवेटली रह रहे हैं। तो एक उसको स्पिरिचुअल एंगल से या थोड़ा सा साइकोलॉजिकल एंगल से भी देखेंगे तो एक जुड़ाव का महसूस आप कर पाएंगे घर में, कि हर एक रूम्स है, हर एक पार्ट है घर का जो अलग अलग पार्ट है वो एक दूसरे से है उसका। हाँ बिल्कुल। सर किचन पर आते हैं। किचन वेस्ट के बारे में तो आप बताइएगा। सर इसमें एक चीज़ मैं और जोड़ना चाहूँगा कि जो चीज़ें मिट्टी में एब्जॉर्ब हो जाती हैं, तो जब पॉलीथीन निकलता होगा आपके यहाँ हर घर में निकलता है, तो उसको किस तरह से आप कर रहे हैं? मतलब वो जैसे सामान्य घर के कचरे जो हैं सब जाते हैं वैसे ही आप भेजते हैं, या उसका कुछ प्लान कर रहे हैं, या उसमें कुछ हो सकता है या किया जाना चाहिए जी, इस पे आप जरूर बताएं। तो सबसे पहले हम किचन वेस्ट से शुरू करते हैं इस बात को। एक ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है मुझे लगता है, और ख़ासकर शहरों में, बड़े शहरों में तो इसका आप इम्पैक्ट देख रहे हैं कि पॉलीथीन जो हमारे गाय और बाकी जो स्ट्रे एनिमल्स हैं उनके पेट में ये जा रहा है, और वेस्ट जो कई मौतें हो चुकी है, और इसमें हमको बताने की ज़रूरत नहीं कि कितना ये नुकसान कर रहा है प्लास्टिक। तो अगेन जो मैं पहले भी बात किया कि हमको एक सजग हो जाना है इस चीज़ों के, जागरूक हो जाना है कि मैं जब वेस्ट निकाल रहा हूँ तो वेस्ट मुझे सोचना है कि वेस्ट जाएगा कहाँ सबसे पहले। या तो वो ऑर्गेनिक वेस्ट जैसे आपने बताया कि वो अगर सॉइल में घुल सकता है, मिट्टी में घुल सकता है, तो उसको मैं पहले ही अलग कर दूँ। जो हम ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक वेस्ट की बात करते हैं, वेट ड्राई की भी बात करते हैं, तो अगर ऑर्गेनिकली डिकम्पोज हो सकता है वो वेस्ट तो उसको हम वैसे ही अलग करके हमारे पास एक कमर्शियली अवेलेबल कंपोस्ट है जो बहुत ही आसानी से अमेज़ॉन या दुकानों में मिल जाता है, तो हम वही उसी का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो जो भी हमारे घर में जो सब्जी के छिलके या और कुछ निकलता है और जो भी वेस्ट निकलता है किचन से, तो हम उसको वहाँ पे डालते हैं। प्लास्टिक के लिए अभी तक जो है, क्योंकि हमारा क्वांटिटी बहुत लिमिटेड है, तो जो सुबह गाड़ी आती है सामान्य जन करते हैं, हम उनको वहीं पे डिपोज करते हैं। बट ये मैं समझता हूँ कि आने वाले समय में शहरों में एक
सामूहिक तौर पे सेपरेटली अगर हम प्लास्टिक को एक जगह सेग्रीगेट का जो बात होता है सेग्रीगेट करके रखें, हम एक नियमित रूप से कुछ ऑथराइज रिसाइकलर्स हैं प्लास्टिक के, वो हम उसको एक साथ क्वांटिटी बल्क में बना के उन रिसाइकलर तक पहुंचाएं तो बहुत ही एनवायरमेंटल फ्रेंडली तरीके से उसका ट्रीटमेंट किया जा सकता है। सौर ऊर्जा की अगर हम बात, ये पहले बात हो चुकी है लेकिन फिर भी मैं वहाँ जाना चाह रहा हूँ कि सौर ऊर्जा के माध्यम से जो यहाँ बिजली का उपयोग किया जा रहा है, तो इसमें शासन की कुछ योजनाओं का लाभ भी आपको मिला या क्या उस योजना से भी आपके मन में आया कि नहीं जब योजना है या सब्सिडी ऐसा कुछ होगा, मुझे जानकारी नहीं, आप बताएंगे। अगेन इसमें क्योंकि मैं एक दशक से इसी फील्ड में जुड़ा हुआ हूँ तो मेरा एक मन में ये था कि हम लोगों तक इसकी अवेयरनेस लेकर के जाएं और सही से सही जो सामान है, सोलर में भी काफ़ी अलग अलग प्रोडक्ट्स अलग अलग टाइप्स के आते हैं, अलग अलग उसमें टेक्निकल उसका स्पेसिफिकेशन होता है, कॉस्टिंग अलग अलग होती है। तो मैं ये हमेशा से चाहता था कि मैं ऐसी चीज़ लगाऊं जो मैं किसी जन सामान्य को भी रिकमेंड कर सकूं। फिर जब मुझे पता चला कि स्वयं पीएम सर द्वारा एक पीएम सूर्य घर योजना, मुफ्त बिजली योजना चलाया जा रहा है जिसके तहत सब्सिडी मिल रही है रेसिडेंशियल बिल्डिंग्स को, तो मैंने सोचा क्यों ना इस फैसिलिटी का लाभ उठाया जाए, क्योंकि जब हम सब्सिडी लेते हैं तो हमारा जो कॉस्ट ऑफ एनर्जी, जो बिजली उत्पादित हो रही है सौर ऊर्जा से, वो बहुत कम हो जाता है उसका कॉस्ट। तो इसी सोच को रखते हुए मैंने इसके लिए आवेदन दिया, उसका इंस्टॉलेशन कराया घर में, और ये भी अपने संभाग में एक पहला रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट है जिसको सरकार, केंद्रीय सरकार द्वारा सब्सिडी प्राप्त हुई है। जी सर, ग्रीन हाउस जो आपके सपने जो आपने साकार किया है, उस ग्रीन हाउस को जो 5 स्टार रेटिंग मिला है, ये बस्तर संभाग में पहला है या पूरे स्टेट में, छत्तीसगढ़ में पहला है? सर देखिए, इसमें जो गृहा रेटिंग की जो हम बात कर रहे हैं, जो भारत सरकार स्वयं द्वारा प्रमाणित है, अभी तक जो उनके डेटाबेस में जो हमने डेटा देखा उसमें रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट तो ऐसा कोई है नहीं छत्तीसगढ़ राज्य में अभी नहीं है जिनको 5 स्टार मिला, क्योंकि जैसे आपको मैंने बताया था इसमें रेटिंग्स भी अलग अलग 2, 3, 4, 5 तक जाता है। तो 5 स्टार रेटिंग प्राप्त करने वाला रेसिडेंशियल उसमें कैटेगरी में प्रदेश में गृहा के अंडर कोई नहीं है। ग्रीन बिल्डिंग के अंडर अभी गृहा जो रेटिंग सिस्टम उसके अंडर अभी फिलहाल कोई नहीं है। जब मैं छोटा था तो हमारे फादर एक सौर ऊर्जा से संचालित भोजन पकाने के लिए लाए थे, वो एक बड़ी सी पेटी जैसी थी। तो ऐसा भी कुछ आपके यहाँ है? बिल्कुल है सर, ऊपर मैं आपको एक बार दिखा दूंगा, जो एक हम सोलर ड्रायर का यूज़ करते हैं और साथ साथ एक सोलर कुकर का भी इस्तेमाल हम कर रहे हैं। और ये मतलब अगर आप, मैंने जो बताया, एक बार आप सजग हो गए कि हाँ मुझे कुछ ऐसे एक्शंस लेने हैं जो वातावरण को कम से कम नुकसान पहुंचाएं, तो आप बेशक एक बार आपके रूटीन में आ गया तो आपको रोज़ आपको लगेगा नहीं, कम से कम मैं घर के जो चावल है मैं उसी में पकाऊं। तो उस तरीके से, और जैसे आप अचार वगैरह बना रहे हैं तो ड्रायर आमतौर पर बहुत आसानी से सोलर ड्रायर का आप इस्तेमाल कर सकते हो, तो बहुत कॉस्ट इफेक्टिव आपको मिल जाता है सामान मार्केट से। तो आप ये दोनों का प्रयोग आप कर सकते हैं। ये सोलर ड्रायर है जिसका हम यूज़ करते हैं अगर आपको अचार वगैरह बनाना है, तो ये बहुत ही बेसिक सा मॉडल है, आप देखेंगे ड्रायर का। इसमें बाजू से आपकी जो हवा है वो आ जा सकती है और ऊपर से सूर्य की रोशनी जो आ रही है, रेडिएशन आ रहा है, उससे ये आप कोई भी ऐसा चीज़ जिसका अचार या ऐसा कुछ आप बनाना चाह रहे हैं, सुखाना चाह रहे हैं बेसिकली, वो इसके माध्यम से आप सुखा सकते हैं। इसमें कोई पावर का इस्तेमाल नहीं होता है, नॉर्मल सौर ऊर्जा से ये काम आप कर सकते हैं। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो छूट गई हैं या सब कुछ हो गया है? नहीं, देखिए मैं ये समझता हूँ देयर इज़ ऑलवेज स्कोप फॉर इम्प्रूवमेंट। और जब हम जन सामान्य की बात करते हैं, हमको बाकी हमारे भी दिनचर्या के काम करने होते हैं, तो 100% तो कभी पॉसिबल नहीं है कोई चीज़ को अचीव करना। हमेशा एक प्रयास बना रहता है और एक ये कंटिन्यूस प्रोसेस है बदलाव। जब हम सोच की बात करते हैं तो एक अगर हम मिशन में चल रहे हैं तो हमेशा हमको उसमें इम्प्रूवमेंट लाते जाना है। किसी दिन आप सक्सेस होंगे, किसी दिन आप नहीं होंगे, बट जो निरंतरता जो हम बोलते हैं ना, कंटिन्यूसली हमको एफर्ट करते रहना है अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए। तो मुझे लगता है ये उसी की तरफ एक हमारा प्रयास है कि हम जब इस फील्ड में काम करते हैं और लोगों तक पहुंचते हैं, लोगों तक सर्विसेज पहुंचाते हैं, जैसे हम काफ़ी विस्तृत रूप से इसमें लोगों को सलाह देने का काम, उनको पूरा एंड टू एंड सपोर्ट देने का काम करते हैं कि कैसे वो एज एन ऑर्गेनाइजेशन ग्रीन हो सकते हैं, कैसे वो एज अ घर या कमर्शियल स्पेस ग्रीन हो सकते हैं। तो जब हम उसको देखते हैं तो हमको समझ आता है एक कंटिन्यूस प्रोसेस जिसमें हम भी सीखते जाते हैं,
प्लस हमारे पर्सनल एंड पे भी हम एक एफर्ट करते जाते हैं। तो मुझे लगता है कि लर्निंग एक थ्रू आउट लाइफ चलते ही रहता है, तो हमेशा इसमें इम्प्रूवमेंट रहेगा। 100% तो कभी पॉसिबल नहीं है आम इंसान के लिए। दर्शकों, हम बात कर रहे हैं सौरभ मोतीवाला जी से, और अभी आपने जाना कि किस तरह से ग्रीन हाउस को रेटिंग दी जाती है, क्या क्या विशेषताएं होती हैं। बात यही ख़त्म नहीं होती है, बात अभी बची हुई है, और ये बात मैं आगे बढ़ा रहा हूँ कि ये ग्रीन हाउस तो दूसरा प्रयास था, पहला प्रयास था ग्रीन वेडिंग का। जी सर, मैं चाहूँगा कि ग्रीन वेडिंग जो आपने आयोजित किया था इसके बारे में थोड़ा सा बताएं, और उसके बाद मैं आऊँगा कि इस पूरे जो प्रक्रिया रही है इसमें आपको किन किन का सहयोग मिला और किस तरह की चुनौतियों का आपने सामना किया। पर पहले मैं आऊँगा ग्रीन वेडिंग के बारे में, तो आप दर्शकों को ज़रूर बताएं कि ग्रीन वेडिंग क्या था। देखिए, ग्रीन वेडिंग 2024 फरवरी में हमने बस्तर में हमारी वेडिंग हुई थी। तो फिर से क्योंकि जो मैं इस फील्ड से जुड़ा हुआ हूँ, तो मुझे ये था कि हम कुछ एक ऐसा एफर्ट करें जो एक अवेयरनेस का मैसेज जन सामान्य तक जाए, और जितने भी हमारे गेस्ट आ रहे हैं वो एक प्रकार से सजग हो जाएं कि नहीं, इस तरीके से भी वेडिंग की जा सकती है। तो ऑब्जेक्टिव हमारा यही था, और इसमें हमने शुरू से प्रयास किया कि जितने हमारे लोग हैं जो इस शादी का शामिल होने वाले हैं, उनको जो हमने इनविटेशन कार्ड भी भेजा था वो अगेन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल था, जिसमें हमने हमारा निमंत्रण भेजा था लोगों को, और उसमें हमने मैसेज भी ये डाला था कि हम एक प्रयास करने जा रहे हैं इको फ्रेंडली वेडिंग का, तो इसमें हम आपकी सहयोग की अपेक्षा चाह रहे हैं। तो वहाँ से ये सिलसिला शुरू हुआ, और इसमें जितने भी हमारे परिवार के लोग थे, हमारे रिश्तेदार थे, उन्होंने बहुत हमको सहयोग दिया इसलिए। और अगेन मैं ये चाहता था कि ऐसी वेडिंग हो कि जो हम ना बोलें कि ग्रीन है, कोई एक थर्ड पार्टी आ करके हमको प्रमाण करे कि हाँ, इन्होंने पूरे नॉर्म्स को फॉलो करके वो हमको बताए कि हाँ, वो हमको सर्टिफाई करे बेसिकली, कि हम स्वयं ना बोलें। क्योंकि काफ़ी जगहों पे ऐसा होता है कि स्वयं हम किसी चीज़ को बोलें और कोई प्रमाण हमको मिले, तो वो चीज़ों का फ़र्क होता है। तो मेरे दिमाग में ये था कि हम ऐसा प्रमाणित कोई काम करें जो बाकी लोग भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि एक अलग सी कोई हम चीज़ कर रहे हैं जिसमें बहुत ज़्यादा एफर्ट लग रहा है। अगेन जो हम बताया कि कॉन्शियसली हमको एक कॉल लेना पड़ता है कि कोई भी मैं चीज़ करो, अगर मैं उसमें ग्रीन कर सकता हूँ तो क्यों ना हो। तो क्या क्या आपने ग्रीन किया इसमें? एक तो जो एक इन्फॉर्मेशन रील हमने बनाया, मैं आपसे वो शेयर कर दूंगा, जिसमें हमने बहुत टेक्निकली और एकदम लेमैन जो जन सामान्य समझ सकें उसके बारे में हमने उसमें जानकारी साझा की। उसमें कुछ जो पहलू हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। एक तो हमने जो आमंत्रण पत्र जो मैंने बताया वहाँ से उसकी शुरुआत हुई, वो पूरा ग्रीन हमने प्रयास किया। फिर जो वेस्ट की बात होती है, क्योंकि क्योंकि इतने सालों से यहाँ रह रहे हैं, तो हम हमारे गेस्ट को हम लिमिट नहीं कर पाए। तो हमारे गेस्ट क्योंकि इतने सारे हैं, तो हमको काफ़ी गेस्ट को कैटर करना है, सबको बुलाना है।
तो हमने ये किया कि जो हमारा वेस्ट जो निकल रहा था, वेस्ट को हमने, जैसे हम पहले भी बात किए, तो 2 अलग अलग तरह का वेस्ट था। एक प्लास्टिक वेस्ट था जिसको हमने पूरा जो रिसाइकलिंग के लिए उसको एक जगह कलेक्ट किया, उसको रिसाइकलिंग के लिए हमने रिसाइकलर के पास जो भारत सरकार द्वारा प्रमाणित संस्था है वहाँ पे हमने भेजा कि इसको आप रिसाइकल कर दीजिए। अच्छा। दूसरा जो किचन वेस्ट निकला, किचन वेस्ट को जो हमारा था उसको हमने एज अ कंपोस्ट बनाने के लिए, खाद बनाने के लिए, वहीं सामने हमारा प्रीमाइसेस के सामने जो एरिया था, हमने वहाँ पे ही उसको कंपोस्ट बनाने के लिए एकदम साइंटिफिक तरीके से जैसे कंपोस्ट तैयार होता है वो हमने किया। जी जी। शादी के तुरंत बाद, क्योंकि हमने एक प्लेज भी लिया हुआ था कि हम एनवायरमेंट फ्रेंडली काम आने जीवन भर में जो भी हमसे प्रयास होगा, छोटा मोटा जो भी हमारे से स्टेप होगा वो हम करेंगे। क्या बात है। तो शादी के तुरंत बाद हमने जो, जैसे शादी की हम वचन लेते हैं, वैसे ही हमने एक वचन लेकर के एक छोटा सा पौधा हमने वहाँ पे रोपित किया, वहीं पे जहाँ पे हमने वेस्ट का वो ट्रीटमेंट किया, वहीं बाजू में मैं, मेरा परिवार, हम सब ने मिल के 2-3 वहाँ पे पौधे लगाए। फिर जो गेस्ट आए थे, गेस्ट के लिए हमने, जैसे मैंने बताया कि पूरे आप एरिया में अगर आप देखेंगे तो हर जगह हमने अवेयरनेस के पोस्टर्स लगाए थे कि आप फूड वेस्ट कर रहे हैं तो उसका बहुत बड़ा वातावरण को नुकसान भी पहुंच रहा है, और प्लस जो हंगर की बात करते हैं कि लोग, काफ़ी लोग भूखे भी मर जा रहे हैं, उनको भी बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। प्लास्टिक वेस्ट से क्या नुकसान है, सारी चीज़ों का हमने एक अवेयरनेस तरीके से वो शादी को हमने यूज़ किया कि लोगों तक हम अवेयरनेस पहुंचाएं। प्लस खुद मैंने रिसेप्शन के दौरान माइक लेकर के इस चीज़ की अनाउंसमेंट की कि एक ऐसा प्लेज है जो हम ले रहे हैं, मैं और मेरा परिवार, तो आप भी ये ले सकते हैं। इसमें कोई ऐसा नहीं है कि कोई एक पर्टिकुलर व्यक्ति ही ले सकता है, हर कोई ले सकता है, जो टेक्निकल हो, नॉन टेक्निकल हो, जन सामान्य भी ले सकता है। फिर जैसे घोड़ी और बाकी चीज़ों का उपयोग होता है तो हमने वहाँ पे इलेक्ट्रिक व्हीकल का प्रयोग किया। अच्छा। और उसको भी सजाने वगैरह के लिए जो प्लास्टिक की यूज़ होते हैं वो एकदम मिनिमम से मिनिमम, मतलब हमने सिर्फ रॉ जो फूल होते हैं अपने, उसी से उसको सजाया था। फिर जो हमारे गेस्ट आए हुए थे वहाँ पे, क्योंकि एक हॉस्पिटैलिटी भी एक पार्ट होता है, लोग बोलते हैं कि नहीं आए, आपके मेहमान आए हैं तो आओ भगत, आपको अच्छा करना है, तो हमने क्या किया था कि प्लास्टिक के जो अपने वो आते हैं, बहुत लोग रैपर्स और ये सब यूज़ हो जाता है कि हम जब ऐसे चिप्स या वेफर्स वगैरह, तो हमने क्या किया था कि जो एक रिसाइकल्ड बॉटल्स आती है प्लास्टिक की, छोटी छोटी आती हैं, तो वो हमने हर एक रूम्स में रखवाए थे, उसमें ही हमने हमारा नाश्ता रखवाया था, और वो भी होममेड नाश्ता था। उसको भी हमने रॉ, मतलब टोकरी और रॉ जो हमारे गेंदे के फूल होते हैं उससे हमने सजा करके रखा था, और उसमें भी फिर एक मैसेज ये डाला था कि जो भी जैसे आते हैं गेस्ट, हम तो लोग बोलते हैं कि आपको जो भी चाहिए दिनचर्या की चीज़ें हैं, कंघी है, ब्रश है, उसमें भी हमने लगा था अगर आपको ज़रूरत पड़े तो ही आप हमसे मांगिए, नहीं तो आप अगर खुद लेकर के आए तो आप उसको ही यूज़ कीजिए, क्योंकि वो एक बार यूज़ करके वो वेस्ट में जाने वाला है। तो वो डब्बे आज मैं आपको घर पे भी दिखा दूंगा, जो हमने शादी में वहाँ यूज़ किए थे, उसको हमने वापस ला करके हम उसको घरों में ही, हमारे जो दिनचर्या के सामान है वो उसको हम उपयोग कर रहे हैं। क्या बात है, क्या बात है। तो सर, ग्रीन वेडिंग ग्रीन हाउस के बाद अगला कुछ और ग्रीन होने वाला है? जैसा सर मैंने बताया कि हम प्रयास करते रहेंगे इसी में, और मेरा एक ऑब्जेक्टिव रहता है कि बूंद बूंद से घड़ा भरता है। बहुत लोग सोचते हैं कि अरे मैं एक्शन ले लूँगा तो कौन सा वहाँ पे एंटार्कटिक में जो बर्फ़ है वो पिघलने रुक जाएगी। तो मेरा ऐसा सोच है कि बूंद बूंद से घड़ा भरता है, और छोटे छोटे एक्शन, छोटे छोटे स्टेप्स हम सब ले सकते हैं। एक कॉन्शियस एफर्ट हमको करना होता है हर जगह, और अगर हम कॉन्शियसली कर रहे हैं तो आने वाले जनरेशन को एक बहुत ही अच्छा एक दुनिया हम दे करके जाने वाले हैं। तो बस यही प्रयास रहता है, और आगे भी अगर कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटी आती है तो ज़रूर हम इसका प्रयास करेंगे सर। बिना किसी के सपोर्ट के जब हमारे मन में कोई विचार आता है तो हम किसी से उसको शेयर करते हैं, किसी से कुछ पूछना होता है या अपनी परेशानियों को बताना होता है, कोई रास्ता मार्गदर्शन चाहना होता है, और काफ़ी सपोर्ट्स लगते हैं इन सब कार्यों को करने के लिए। तो कौन आपके साथ बिल्कुल कंधे से कंधा मिला के हर वक्त खड़ा रहा है? देखिए, मैं बाहर काफ़ी लोग रोल मॉडल चूज़ करते हैं, बट मेरे घर में मेरे फादर हैं जो मेरे रोल मॉडल हैं, और जब मैं देखता हूँ कि उनके जो एफ़र्ट्स रहे हैं इतने सालों में, हमको आज अब बाहर भी हम गए हैं, बाहर एक्सपोजर लेकर के आए, बस्तर से बाहर जाके हमने पढ़ाई की, उसमें हमेशा से उनका सपोर्ट रहा है। और ये घर के लिए भी मैं बोलूँगा कि अगर उनका सपोर्ट नहीं होता तो ये घर
बनना संभव नहीं था, क्योंकि हर क्षण एक ऐसा चैलेंजिंग फेस रहा, क्योंकि लोग अवेयर नहीं थे, जिनके साथ हम काम कर रहे थे उनको भी हमको अवेयरनेस करना था। तो हर बार ऐसा लगता था कि नहीं, अभी इसकी ज़रूरत क्या है, कि यहाँ पे इसकी ज़रूरत क्या है। बट सबसे बड़ा जो सपोर्ट रहा मेरे फादर और मेरा परिवार, क्योंकि हम एक संयुक्त परिवार से आते हैं और हर एक जो व्यक्ति है, परिवार का सदस्य है, उन्होंने हमेशा एक हौसला मेरा बनाए रखा, कॉन्फिडेंस दिया हमेशा, हर छोटी जगह पे मुझे सहयोग दिया। चाहे मेरे भाई हों, चाहे मेरे चाचा हों, मेरे लाइफ पार्टनर हो, हर किसी ने मुझे मोटिवेट किया। क्योंकि बाहर की काफ़ी चीज़ें, तो जब हम एक फेज़ में रहते हैं, उस फेज़ में जहाँ आपको कोई नहीं देख रहा है, जहाँ आप सिर्फ निरंतर दौर पे आप एफर्ट करे जा रहे हैं, वहाँ आपको लगता है कि नहीं, कभी अगर मैं रुक रहा हूँ या कभी मैं गिर रहा हूँ या कभी मैं बहुत हताश हूँ, तो मेरे पीछे कोई एक कंधे पे हाथ रखने वाला होगा, नहीं आप सही कर रहे हो, आप आगे बढ़ते रहिए, जो होगा हम हमारे साथ हैं। तो कुछ ताने भी मिले होंगे, क्योंकि हमारे समाज में जब भी कुछ हटकर किया जाता है, तो प्रकृति है समाज की कि ज़रूर उस पर, अब उसको हम सकारात्मक रूप में भी ले सकते हैं, नकारात्मक रूप ले सकते हैं। इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए सर, ताने मुझे लगता है क्योंकि हम ऐसे क्षेत्र से यहाँ पे आते हैं जहाँ हम नया कुछ करने जाते हैं, तो निश्चित तौर पे लोगों के कुछ सवाल होते हैं, और मुझे लगता है कि उनका एक पॉजिटिव उस पर ये भी रहता है कि कहीं ये जो मेरे से जो जुड़ा हुआ व्यक्ति है वो कहीं गलत दिशा में ना चले जाए। तो मैं उस तानों को ऐसा लेता हूँ कि नहीं, अगर इनमें अवेयरनेस नहीं है तो आज नहीं तो कल आएगी। तो उन्होंने बहुत बार कुछ चीज़ें बताई कि हाँ ऐसे होगा। मुझे लगता है कि वो तानों ज़्यादा बहुत ज़्यादा चिंतित थे कि हमारा ये जो आसपास में जो हमारा बच्चा है, ये काम कर रहा है, कहीं ये गलत दिशा में तो नहीं जा रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है ये कांस्टेंट चेक था मेरे ऊपर कि नहीं, ये गलत दिशा में ना जाए। और हमको भी एक रिट्रोस्पेक्ट जो हम बोलते हैं ना, कि एक बार आईने के समय खड़े होकर देखना है कि भाई मैं कहीं बहुत ज़्यादा एफर्ट तो नहीं कर रहा हूँ, कहीं मैं गलत दिशा में नहीं जा रहा हूँ। तो वो मुझे लगता है कि वो स्टेपिंग स्टोन या माइलस्टोन के जैसा था, जहाँ पे मैं हमेशा खुद को रिट्रोस्पेक्ट कर पाया कि मैं सही हूँ कि मैं सही नहीं हूँ, कि मुझे दिशा कुछ बदलनी चाहिए या मुझे कुछ और तरीके से इसको इम्प्लीमेंट करने का सोचना चाहिए। और आज मुझे बहुत खुशी है कि जिन लोगों से मुझे उस तरीके की बातें सुनने मिली, उनके द्वारा बधाई दी जा रही है और उनके द्वारा प्रोत्साहन दिए जा रहा है। तो मुझे लगता है कि ये जो चीज़ थी वो तो फिज़िकल जो दिख रही है, बट वो जो चीज़ फिजिकल नहीं है, जो सिर्फ मैं महसूस कर सकता हूँ, मेरे आसपास के लोग महसूस कर रहे हैं, वो मैं आज महसूस कर रहा हूँ। और मेरे मन में ये है कि वो मेरे लिए बहुत बड़ी जीत है एज़ कम्पेयर टू दिस, कि वो एक बदलाव सोच में मैं ला पाया, एक अवेयरनेस ला पाया, जिससे कि और भी लोग आने वाले भविष्य में इस ओर कदम बढ़ाएंगे। तो दर्शकों, हमने अभी बात की सौरभ मोतीवाला जी से, और हमने जाना कि ग्रीन हाउस एक सामान्य घर से किस तरह अलग होता है। साथ में इन्होंने ग्रीन वेडिंग की बात भी बताई। चर्चा तो हम काफ़ी कुछ कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए हम फिर कभी सर का समय लेंगे और इनसे फिर बातचीत करेंगे। फिलहाल आपने इस कार्यक्रम को देखा, और इस प्रोग्राम को देखने के बाद आपके मन में अगर कुछ विचार आ रहे हैं और आप कमेंट्स में ज़रूर बताएं, और जुड़े रहिए इसी तरह। और आप यदि ग्रीन हाउस के बारे में सोच रहे हैं, ग्रीन वेडिंग के बारे में सोच रहे हैं, तो सौरभ मोतीवाला जी बिल्कुल तैयार हैं आपका मार्गदर्शन देने के लिए और उत्साह बढ़ाने के लिए। और आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने अपना समय दिया और हमारे इस कार्यक्रम को देखा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हम दोनों की तरफ से आपको नमस्कार। धन्यवाद। आप देख रहे हैं टास्क न्यूज़।